अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सरदनान हारू और आज की वीडियो का ताल्लुक जर्नल से है। जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनाई जाती हैं, क्या फॉर्मेट होता है, उसको डिस्कस करेंगे। रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट भी मैंने साइड पे इसीलिए लिख दिए हैं कि जो भी एंट्री बनाई जाती है तो उसमें रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट का क्या रूल होता है, हम किस तरह उसको अप्लाई करते हैं और किस किस कंडीशन में किस किस तरह से क्लासिफिकेशन को यहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में फर्स्ट ईयर कॉमर्स के वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए है। और ये मैंने 5 ईयर का एक सवाल है 2017 जो मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है 2017। तो आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ 5 ईयर से ये सवाल निकाल के सामने रख लीजिएगा, ताकि जब एंट्रीज आपको पढ़ाई जा रही हो तो आप इनके सोल्यूशन को अपने सवाल के सामने रखकर आसानी से समझ सकें। तो एंट्रीज की तरफ चलते हैं। पहले थोड़ा फॉर्मेट समझा देते हैं कि फॉर्मेट होता क्या है जर्नल का। जर्नल में एक्चुअल हम वो ट्रांजेक्शन जो कारोबार में हो रही होती है उसको रिकॉर्ड करने जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो कॉलम्स हैं पहले उनको हम सेटल कर लेते हैं। एक डेट का कॉलम आ जाता है, फिर डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर जिसमें हम अकाउंट्स की सेटिंग कर रहे होते हैं। पोस्ट रेफरेंस, इसमें हम कोई काम नहीं करते, ये पुटिंग खाली रहती है नॉर्मली, लेकिन ऑफिस में इसमें इस्तेमाल क्या होता है कि यहाँ पर नंबर्स डाल दिए जाते हैं उन फाइल्स के जहाँ से ये एंट्रीज के पेजेस रिकॉर्ड करके यहाँ तक पहुँच रहे होते हैं। फिर आगे चलते हैं। डेबिट और क्रेडिट, ये दोनों कॉलम्स, यहाँ पर अमाउंट की एडजस्टमेंट होती है रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के तहत, वो हम अभी देख लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये सवाल 2017 क्वेश्चन नंबर 3 कराची बोर्ड का है। तो स्टूडेंट्स अपने पास बुक या 5 ईयर में जो सवाल है वो निकाल के रख लीजिएगा वीडियो देखते वक्त, ताकि ये चीज़ें समझ में आ जाए। सवाल की तरफ चलते हैं और एंट्रीज देखते हैं कि एंट्रीज किस तरह से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन March 1, 2017 मिस्टर हसन खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ₹3 लाख। इस एंट्री में उन्होंने कहा क्या, पहले ये देख लेते हैं कि मिस्टर हसन साहब थे, उन्होंने कारोबार शुरू किया है और जब कारोबार शुरू किया है तो उन्होंने 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। एंट्री बनाते वक्त हमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा, हमें ये देखना पड़ता है कि जर्नल एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यकीनन यहाँ पर मालिक पैसा कारोबार में लगा रहा है तो कैश कारोबार में बढ़ रहा है, ठीक है। कारोबार में 3 लाख रुपए का इजाफा हो रहा है। कैश का ताल्लुक एसेट से होता है, ठीक है। ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ। क्लासिफिकेशन या हेड ऑफ अकाउंट्स अगर आप वीडियोस देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो कैश का ताल्लुक एसेट से होता है और एसेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। रूल्स के हिसाब से एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो हम उनको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए कैश को हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया है। हम उसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट हो रही है तो मालिक की तरफ से पैसा कारोबार में लगाया तो मालिक का कैपिटल भी बढ़ रहा है, ठीक है। कैपिटल का ताल्लुक ऑनर्स इक्विटी से होता है, प्रोप्राइटरशिप से होता है और यकीनन इस एंट्री में कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, यानी ऑनर्स इक्विटी या प्रोप्राइटरशिप भी इंक्रीज हो रही है। जब प्रोप्राइटरशिप इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। ये यहाँ मैंने रूल्स में लिखा हुआ है कि जब ये इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। इसी वजह से हमने कैपिटल को क्रेडिट किया हुआ है। आई होप कि आपको ये सेटलमेंट समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से एक एंट्री बनाते हैं। पहले हम एंट्री पढ़ लेते हैं, चूज करते हैं कि उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फिर उसके हेड ऑफ अकाउंट्स को देखते हैं और एंट्री के हिसाब से देखते हैं कि वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। फिर हम उस रूल को अप्लाई करते हैं जो रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट कहलाता है और फिर उसके बाद हम उसकी पुटिंग यहाँ पर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट विथ ₹1 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम बैंक में अकाउंट खोल रहे हैं 1 लाख रुपए से, तो यकीनन बैंक में हमारे पैसे बढ़ जाएंगे और बैंक हमारा एसेट है, ठीक है जी। तो एसेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जब एसेट इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। इस वजह से हमने बैंक को डेबिट किया है। ये बात क्लियर हो गई होगी कि हम बैंक को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है और रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के तहत जब एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। हमारे ऑफिस या दराज की कैश का अमाउंट 1 लाख रुपए कम भी हुआ है साथ साथ, क्योंकि जब हमने बैंक में पैसा जमा करवाया तो हमारी दराज या हमारे ऑफिस से वो पैसा निकल गया, यानी वहाँ से वो पैसा कम हो गया, यानी कैश कम हो गया। अब कैश का ताल्लुक भी एसेट से ही होता है, ये तो आपको पता ही होगा और मेरी पिछली वीडियो से भी आप देख सकते हैं। अब हम दोबारा अपने रूल पे जाएंगे क्योंकि कैश हमारे पास कम हो गया है। कैश का ताल्लुक एसेट से है, लेकिन इस बार एसेट डिक्रीज हो रहा है और जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं।
इस वजह से हमने कैश को यहाँ पर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी कि हमने इस पर डेबिट और क्रेडिट में किस तरह से सेटलमेंट की है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम मिस्टर बाबर ₹50,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट, नेम ऑफ कंपनी, इनमें से कुछ भी आ जाए इसका मतलब ये होता है कि ये एंट्री उधार की है। और यहाँ पर ये बता दिया गया है कि हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, ठीक है जी, बाबर साहब से उधार में, ठीक, क्योंकि हमने सामान खरीदा है और हम इसका कारोबार नहीं करते तो हम उस चीज़ का नाम लिखेंगे। फर्नीचर क्या होता है? एसेट। एसेट इस एंट्री में इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बढ़ रहा है कारोबार में, इस चीज़ का इजाफा हो रहा है। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो रूल्स में हम चले जाएं तो एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि हम इस चीज़ का कारोबार नहीं करते तो हम उसी चीज़ का नाम अप्लाई करते हैं। तो फर्नीचर को हमने डेबिट किया क्योंकि ये एज ए एसेट इंक्रीज हो गया है, तो 50,000 से हमने फर्नीचर को डेबिट कर दिया है। अब क्योंकि ये हमने उधार में लिया है, अब हमने उन्हें ये पैसा देना है, हमने उन्हें दिया नहीं है, एंट्री में ये बताया गया है। तो जब हमें देना है तो देने के लिए यकीनन ये लायबिलिटी में चला जाएगा। हम अब अपने ऊपर ये जिम्मेदारियां ऑन कर रहे हैं कारोबार में रहते हुए कि हमें उन्हें ये अदा करना है। तो अदा करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है अकाउंट्स पेबल। अब अकाउंट्स पेबल यकीनन हमारा इंक्रीज हो गया। अब अकाउंट्स पेबल का ताल्लुक लायबिलिटी से होता है। जब लायबिलिटी में हम देखेंगे कि हमारे पास लायबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमारी कर्जे में इजाफा हो रहा है, जो हमें देना है, हमारी अदायगी में इजाफा हो रहा है। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इस वजह से ही हमने अकाउंट्स पेबल क्रेडिट साइड पर लिखा है। आपको आई होप बेटा ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी कि इसमें डेबिट क्यों किया गया है और क्रेडिट क्यों किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। परचेज 2 कंप्यूटर्स ₹20,000 ईच ऑन कैश। मार्च 12 की एंट्री है। इसमें उन्होंने 2 कंप्यूटर्स खरीदे हैं। कंप्यूटर्स को हम इक्विपमेंट में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, मशीनरीज वगैरह को। इक्विपमेंट हमारा एसेट है और हमारे पास यकीनन एसेट बढ़ गया है क्योंकि चीज़ खरीद ली है और वो भी कैश पे। तो चीज़ खरीदी है, उसका कारोबार नहीं करते तो हम उस चीज़ का नाम लिखेंगे। तो कंप्यूटर्स को हम इक्विपमेंट कहते हैं, मैंने बता दिया। तो 2 हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर्स हैं जो परचेज किए गए हैं, 20,000 ईच है तो वो 40,000 के हो जाएंगे। एंट्री में इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है। वजह क्या है? क्योंकि इक्विपमेंट हमारा एसेट है और एसेट यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है और एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो हम उसे डेबिट करते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर इक्विपमेंट को डेबिट किया है। सेकंड पार्ट में क्योंकि ये एंट्री कैश की है और हमने कैश पेमेंट कर दी है, यानी हमारे पास से कैश चला गया है, डिक्रीज हो गया है। कैश का ताल्लुक भी एसेट से ही होता है और एसेट इस दफ़ा डिक्रीज हो रहा है। हम रूल्स में जाते हैं, एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इस रूल के तहत हमने कैश को यहाँ क्रेडिट कर दिया। आई होप कि आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी कि हम डेबिट किस तरह से कर रहे हैं और क्रेडिट किस तरह से कर रहे हैं। एंट्री नंबर 18 पे चलते हैं। परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम मिस्टर फराज ₹25,000 ऑन अकाउंट एंड 10,000 ऑन कैश। यह मामला ऐसा है कि हमने फिर अब कारोबारी सामान खरीदा है और कुछ सामान उधार में खरीदा है और कुछ कैश पे। जो हमने उधार में खरीदा है उसका अमाउंट बनता है 25,000 और जो कैश में खरीदा है उसका अमाउंट बनता है 10,000। इन दोनों को अगर हम कैलकुलेट कर लें तो टोटल 35,000 रुपीज़ की हमने कारोबारी चीज़ खरीदी है, यानी मर्चेंडाइज खरीदी है। जब भी हम कारोबारी सामान खरीदते हैं, मर्चेंडाइज या गुड्स खरीदते हैं, तो उसके लिए परचेज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब परचेज का वर्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि क्योंकि हमने सामान खरीदा है तो हमारे परचेज एक्सपेंस के तौर पर इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमारी परचेज बढ़ रही है। अब परचेज जब हमने कर लिया है सामान तो हम रूल्स पे जाते हैं कि परचेज जो है वो एक्सपेंस है और एक्सपेंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। क्यों? क्योंकि रूल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। तो क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ गया है तो हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया है टोटल अमाउंट से कि हमने 35,000 रुपये की टोटल परचेजेस की हैं। अब उनको 2 फेजेस में तोड़ दिया है, एक उधार पे और एक कैश पे। जो उधार का मामला है पहले उसको क्लियर कर लेते हैं। यकीनन उधार के लिए हमें उन्हें देना है तो अकाउंट्स पेबल का वर्ड यूज़ करेंगे और अकाउंट्स पेबल हमारे पास इंक्रीज हो गया है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है। हम रूल्स पे चलते हैं। लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती हैं तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर भी यही सिलसिला होगा कि लायबिलिटीज
इंक्रीज हुई है, तो अकाउंट पेबल फॉर आज जो हमें देना है वो अब इंक्रीज हुआ, तो हमने उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। इसके साथ साथ हमने 10,000 रुपये उन्हें कैश भी दिए हैं। तो 10,000 कैश गया है हमारे पास से, तो हमारा कैश डिक्रीज हुआ है। कैश का ताल्लुक एसेट से होता है, और एसेट जब डिक्रीज होते हैं तो रूल्स के हिसाब से हम उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। इसी वजह से हमने 10,000 को क्रेडिट किया है, और ये टोटल अमाउंट इसी अमाउंट के बराबर आ जाएगा। आई होप कि आपको ये एंट्री भी अब क्लियर हो गई होगी। अपनी नेक्स्ट एंट्री पर चलते हैं। एंट्री नंबर 24, सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर आसिफ ₹20,000 ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मैंने पहले बताया है, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या नेम ऑफ कंपनी, किसी का भी नाम आ जाए, इसका मतलब यही होगा कि ये एंट्री उधार की है। अब हम यहाँ पर किसी को सामान बेच रहे हैं, यानी मिस्टर आसिफ को 20,000 का सामान बेचा है। हमने सामान तो बेच लिया, लेकिन पैसे वसूल नहीं किए हैं। जब पैसे वसूल नहीं किए तो इसका मतलब ये है कि हमें उनसे पैसा वसूल करना है। वसूल करने के लिए हम अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल का ताल्लुक एसेट से होता है। यकीनन हमारी वसूली में इजाफा हो रहा है, तो हम रूल्स में चले जाते हैं कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसी वजह से अकाउंट रिसीवेबल आसिफ को हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया हुआ है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने एसेट में अकाउंट रिसीवेबल को रूल्स के हिसाब से देखते हुए डेबिट क्यों किया है। दूसरा पार्ट इसका सेल का है। सेल का ताल्लुक, क्योंकि सामान बेचा है तो सेल का ताल्लुक, अब सेल हमारी इनकम है, और यहाँ इनकम इंक्रीज हो रही है, हमारी आमदनी बढ़ रही है, ठीक है, एक तरफ क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं, और क्योंकि ये इनकम क्यों है, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूँ। सेल कर रहा हूँ तो पैसा आएगा, अभी नहीं तो बाद में। तो वो जो सेल हमारी हो रही है वो हमारी इनकम है। हम रूल्स के हिसाब से देखें अगर, तो रेवेन्यू या इनकम यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। रेवेन्यू जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, यानी जब भी हमारी कोई भी इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल क्योंकि हमारी रेवेन्यू या इनकम है, हम इसको रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के हिसाब से क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। रीजन आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे इसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। आखिरी एंट्री पे चलते हैं। पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹40,000 बाय चेक एंड ₹50,000 एंड बैलेंस इन कैश। यहाँ ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमने सैलरीज अपने स्टाफ को पेड की हैं 40,000 की, जिसमें से 15,000 हमने चेक के थ्रू किए और बाकी बैलेंस जो है वो हमने कैश में किया। हमारा सैलरीज एक्सपेंस होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। हमारे वर्कर्स की तनख्वाह है, हमारा खर्चा है। यकीनन हम जब उनको पे करेंगे तो खर्चा बढ़ेगा, यानी एक्सपेंस इंक्रीज होगा। सैलरी से रिलेटेड है तो हम उसके लिए जो वर्ड यूज़ करेंगे वो सैलरीज एक्सपेंस होगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। हम इसे डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट के मुताबिक एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हमने सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट में रिकॉर्ड किया है। और हम इस हिस्से को दो हिस्सों में पे कर रहे हैं, एक हम कैश की सूरत में कर रहे हैं और एक हम चेक की सूरत में कर रहे हैं। जो हम चेक की सूरत में कर रहे हैं वो हमारे बैंक से पे होगा, और बैंक का ताल्लुक भी हमारे एसेट से है, लेकिन क्योंकि हम अमाउंट पे कर रहे हैं तो यहाँ एसेट डिक्रीज होगा। जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम रूल्स के हिसाब से उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, इसी वजह से हमने बैंक को यहाँ पर क्रेडिट किया। सेकंड, हमने बैलेंस जो है वो कैश के थ्रू पे किया है, और बैलेंस हम अगर देख लें जो कैश के थ्रू हमने पे किया है यहाँ पे वो 25,000 है, जो कि आप इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। अब ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि अब बाकी जो पैसा था वो हमने कैश के थ्रू दिया। अब जब कैश के थ्रू देंगे तो हमारा कैश कम हो जाएगा। कैश क्या है हमारा, हेड ऑफ अकाउंट्स में जाए तो एसेट है। एसेट यहाँ पर यकीनन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा कैश जा रहा है। जब हम यहाँ रूल्स पे जाते हैं कि एसेट में रूल्स के हिसाब से कैश डिक्रीज हुआ है, यानी एसेट डिक्रीज हुआ है। जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, तो हमने कैश को इस वजह से यहाँ क्रेडिट किया है। आई होप कि ये पूरा एक पोर्शन जो कि 2017 के पेपर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जनरल एंट्रीज बनाते हैं किस तरह से, क्या फॉर्मेट होता है, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट को किस तरह से अप्लाई करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें हेड ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़ ये सब पता होने चाहिए। इसके बाद उनकी क्लासिफिकेशन कि उसके अंदर कैश, बैंक अकाउंट ये कहाँ आते हैं, यानी जो मेरी पहली क्लास है तो उसको बिल्कुल देखिए। उसको देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तौर पर समझ में आएगी, एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएंगी
कि किस तरह से पुट हो रही है। यहाँ मैंने नरेशन किसी की नहीं लिखी है, नरेशन में बता देता हूँ आपको कि क्या होती है कि किसी भी एंट्री में जो काम हो रहा हो उसको हम टू रिकॉर्ड करके यहाँ नरेट कर देते हैं। जैसे पहली एंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रही थी तो मैं लिख सकता हूँ कि टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट बाय हसन। दूसरी एंट्री में पेमेंट बैंक में जमा हुई थी तो मैं यहाँ नरेट करके क्या लिखूंगा कि टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तीसरे में हमने फर्नीचर उधार पे खरीदा है तो टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। इसी तरह से आप एंट्रीज को देख देख के टू रिकॉर्ड करके और जो कुछ एंट्री में हो रहा है उसके नीचे लिख के एंट्री में लगा के और ब्रैकेट लगा देते हैं और उसमें वो नरेट कर देते हैं। या आप अपने 5 ईयर या सॉफ्ट में या फिर आप अपने बुक में देखेंगे तो नरेशन आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी से। तो नरेशन इसलिए मैंने नहीं लिखी है ताकि वो उसको मैं स्पेस अपना बचा सकूं और आपके लिए ईजिली तौर पर पुटिंग आपको जो मेन काम है वो समझा दूँ। जनरल में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास कॉलम वाइज बैलेंस बिल्कुल बराबर होना चाहिए। किस तरह से कि इन दोनों कॉलम्स की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए। पोस्ट रेफरेंस आप देख रहे हैं किस तरह से बना हुआ है, हेडिंग किस तरह से पड़ी हुई, ये सब हमारे नंबर काउंट करती हैं विद नरेशन। आई होप कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसको बार बार देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा चैनल जो कि सर अदनान हारून के नाम से है उसे बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। यकीनन ये वीडियो भी बहुत हेल्पफुल है हर उस स्टूडेंट के लिए जो जनरल एंट्रीज बनाना चाहता है। मैं बहुत जल्द और भी इसी तरह की वीडियोस 5 ईयर से फर्स्ट ईयर कॉमर्स की जनरल एंट्रीज की आगे भी आपको अपलोड करूंगा और वो भी आप देखिएगा ताकि आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।